हेलो सी इंटरमीडिएट वॉरियर्स। आपके लिए नवंबर 22 के लिए एक टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यस गाइज, एवरी डे टॉप लेवल एजुकेटर्स आर टीचिंग यू लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन द प्लेटफॉर्म पे गाइज हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च किया है प्लस कोर्स एज वेल एज आइकॉनिक कोर्स। एवरी संडे देर इज अ कॉम्बैट सेशन विच आर हैपनिंग। कॉम्बैट जो कि है जिसमें हम लोगों ने सिस्टमेटिकली पिक एंड चूज किए हैं द हाईएस्ट लेवल ऑफ एमसीक्यूज फॉर यू ऑल। ठीक है, तो इस कॉम्बैट सेशन को बिल्कुल भी ना भूले अटेंड करना। एंड सेकेंडली, ये जो प्लस और आइकॉनिक बैचेस है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैम अगर कंटेंट फ्री में है यहाँ पे तो बैच प्लान क्यों लेना? क्वेश्चन आया ना। अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है कि मैम बैच प्लान क्यों लेना, क्योंकि प्रोफेशनल स्टडीज हैपाजार्ड तरीके से नहीं होती। हाँ, हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी सारा कंटेंट आपको दे रहे हैं। सो अगर आपको ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। कमेंट करिएगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर की ज़रूरत हो। अब आता है बैच प्लान के बारे में। गाइस, बैच प्लान इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि सिस्टमैटिक पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो ओशन है यार सब्जेक्ट। इतना ज़्यादा ज़्यादा वॉल्यूमिनस पोर्शन है, वो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कहाँ हैप्पीज़ेड तरीके से कवरेज हो रहा है। सो वी हैव प्लान्ड अप द सिस्टमैटिक तरीके से एवरी सिलेबस पे। सो प्लस बैचेस के जो रेट्स है एंड आइकॉनिक बैचेस के जो रेट्स है वो कंपेयर कर लीजिए, इट इज़ द मिनिमम। एंड हाँ, यू कैन इवन यूज द कोड ऑडिट सार इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। You can even use K Sangvi Live. Don't forget to miss on this coupon code, educators coupon code, so that you can get maximum discounts. ठीक है, सो आज हमें करना है एक नया टॉपिक विच इज रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट। चल तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट्स एंड 700 सीरीज। चलिए लेट्स बिगिन। ऐसे 700 सीरीज, आई डिवाइड दिस इनटू 3 क्लब्स। बेसिकली 3 क्लब है, 3 ऐसे ब्रैकेट्स हैं जो अलग अलग बातों पे चर्चा करेंगे हम लोग। ये है क्लब नंबर 1 विच टॉक्स अबाउट ओपिनियन। यह है क्लब नंबर 2 विच टॉक्स अबाउट सम मैटर्स। यह है क्लब नंबर 3 विच टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन। So club number 1 has SA 700, SA 705. They talk about unmodified opinion, modified मैटर्स वाले। इसमें हम लोगों को और 2 स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, SA 701 की ऑडिट मैटर्स, SA 706 एम्फोसिस ऑन मैटर एंड अदर मैटर्स। इंफॉर्मेशन वाले जोन में हम लोगों को और 2 स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, SA 710 करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, ऐसे 720 अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। अभी एक एक करके आई विल मेक अ चार्ट ऑफ इट, यू मे टेक सम टाइम। हम लोग ये ऐसे सीरीज ये स्टार्ट करने से पहले काफी सारी चर्चा, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 आवर वी विल अच्छे से इन्वेस्ट इन जस्ट द ग्राउंडिंग ऑफ ऐसे 700 सीरीज। वंस दैट इज डन, 700 सीरीज इज मक्खन। ठीक है, चलो जो शुरू करते हैं, पहला वाला एरिया ओपिनियन वाला एरिया। ठीक है, ओपिनियन। ओपिनियन में हम लोगों को 2 स्टैंडर्ड्स मैंने आपको कहा पढ़ने हैं, ऐसे 700। ये बेसिक्स आपने इंटरमीडिएट आईपीसीसी पहले पढ़ लिए होंगे कहीं ना कहीं। इट इज़ वेरी इजी, बट अच्छा है अगर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव करके एक जगह पे सारा का सारा चीज़ें डेटा इकट्ठा करके पढ़े। ऐसे 705, ऐसे 700 unmodified opinion। ऐसे 705 talks about modified opinion। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। अब यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है समझो। ऐसे 700 गिव्स यू प्रॉपर फ्रेमवर्क, मतलब
उन्होंने ना एक ड्राफ्ट दे करके रखा है, एक ऐसा प्रोफोर्मा दे करके रखा है. Whenever the auditor is auditing the financial statements, he wishes to say the financial statements जैसे होने चाहिए थे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इसके हिसाब से होने चाहिए थे, वो वैसे ही है, जैसे होने चाहिए थे वैसे है. तो हम लोग कहेंगे कि यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, जैसे होने चाहिए वैसे है, कुछ दिक्कत नहीं है. I may take up the pro forma in the same manner. I may just change the name वगैरह वगैरह and issue the same report. Am I trying to make any modifications in the opinion paragraph? No. Hence this is known as unmodified report. तो जैसा ऐसे 700 ने हमें ड्राफ्ट में बोल करके रखा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, वैसा ही हम रिपोर्ट यहाँ पे दे रहे हैं. So this suggests that the financial statements are free from risk of material misstatement. Free from risk of material misstatement, that is they are true and fair. हम लोग यहाँ पे कोई modifications करने की कोशिश नहीं करते. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे होने चाहिए थे वैसे ही है, जैसा 700 ने ट्रू एंड फेयर भी बताया है हम भी वैसा ही ओपिनियन देते हैं. Okay. Then we talk about unmodified report. Sorry, then we talk about modified report. Okay. So what is modifications? Understand this. अगर हमको ये बताना है कि चीजें यूं तो सही है बट कुछ चीजें गलत है, जैसे कि आज हमें ICAI के प्रेसिडेंट का फोन आता है, कहता है कि मैम CA फाइनल के बच्चों को थोड़ा सा इवेलुएट करना. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा सब बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, हम लोग ये काम करेंगे. वी विल कॉल ईच ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वी विल ट्राई टेकिंग द इंटरव्यू, IQ एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बच्चे मेन है, किड्स है या लेजेंड्स है. ठीक है. मैंने कॉल करना शुरू किया. मैंने मिस्टर ए को फ़ोन किया. मिस्टर ए से बात हुई. मिस्टर ए ने कहा कि यस मैम पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, यस एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक वगैरह. ठीक है. मैंने मिस्टर बी से फ़ोन पे बात की. मिस्टर बी ने भी ये कहा कि यस मैम थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है एंड चंगा चल. मैंने फिर अचानक से फ़ोन किया अमित को. अमित के असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया. बोलते हेलो मैडम. मैंने कहा यार ऐसे कौन बात करता है. मैंने नंबर एक बार चेक किया. मैंने कहा यार अमित ही को लगाया है ना. मैडम आपुरिच अमित भाई का चेला बोल रही है. मैंने कहा बोल रही है क्या मतलब था. आई मतलब मैंने कहा एक मिनट सॉरी ये रॉन्ग अमित को लग गया. मैंने चेक किया ये वही अमित है ना जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स CA फाइनल ऑडिटिंग वाले बैच में मेरे से पढ़ा. अरे मैडम आपुनिच वही अमित भाई का चेला बोल रही है. अमित भाई अभी जरा बाहर है. मैंने कहा किधर बाहर. तो अमित भाई जरा इक्का दो करने गए. मैंने कहा इक्का दो. तुमसे अरे मैडम हड्डी तोड़ने का काम है उनका, साइड में उनका बिजनेस चल रहा है हड्डी तोड़ने का. मैंने कहा एक मिनट है बेटा, आई गेस यू आर मिस्टेकन, मैं कोई गलत भाई. अरे नहीं मैडम अमित भाई आ गए, अमित भाई से बात करो. उसने अमित को फोन दिया. अरे मैडम पाए लागू आप उन क्या जरा वसूली करने गए थे. मैंने कहा उतरी बाकी सारे बच्चे तो ठीक ठाक एक्सेप्ट फॉर अमित. बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए मटीरियल मिसस्टेटमेंट है ये. तो अब मैं क्या ओपिनियन दूंगी. ऑल द स्टूडेंट्स आर ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर अमित. अब ये जो एक्सेप्ट फॉर वाली सिचुएशन है ना, इसे हम कहते हैं सबसे पहला क्वालिफाइड ओपिनियन. क्या कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन. तो यहाँ पे 3 ओपिनियन आते हैं, बचपन में पढ़े होंगे आप लोगों ने. सबसे पहला ओपिनियन आता है क्वालिफाइड, जिसमें हम लोग ओपिनियन देते हैं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर the material misstatement. ठीक है. ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो अमित के बारे में पूरा चिट्ठा पिट्ठा लिखूंगी एक्सेप्ट फॉर मटेरियल. मेरा कान में से खून आना बस बाकी था अमित की बातें सुनकर. मैंने कहा थैंक यू बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय. मैंने फोन रख दिया. फिर आता है दूसरा केस. मैंने जैसे ही फोन करना शुरू किया था 2 से 3 बच्चों से बात हुई थी. बाकी सारे बच्चों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह था नहीं. आजकल वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड है, तो वर्चुअल वर्ल्ड पे हमारा कनेक्शन ज़्यादा, कॉल ये सब था नहीं. तो वी वर नॉट एबल टू एक्चुअली चेक कि यार बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, वेदर मेंस किड्स लेजेंड्स क्या मैं कैटेगराइज कैसे करूँ. तो कॉल तो किया मैंने, आई ट्राइड कनेक्टिंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बट
आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक टू देम. हो सकता है कई बार ऐसा हो गया कि फ़ोन नहीं लगा, फ़ोन लगा तो दे वर नॉट अवेलेबल, एंड ऐसी सारी चीज़ों की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट. तो अब मुझे सच्ची बताओ, मैं क्या बोल दूँ कि मिसस्टेटमेंट है, सब लोग अमित जैसे हैं, या मैं ऐसा करूँ कि वी ट्राइड ऑब्टेनिंग एविडेंसेस बट वी वर अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस. हम लोगों ने कोशिश की, पूरी कोशिश की, बट एविडेंसेस नहीं मिले. क्या सही रहेगा? ऑप्शन टू. दैट ऑप्शन टू इज नोन एज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. क्या कहते हैं हम इसे? डिस्क्लेम्ड ओपिनियन. डिस्क्लेम्ड ओपिनियन में हम लोग लिखते हैं वी वर अपॉइंटेड टू ऑडिट, मतलब आपने हमें ऑडिट करने के लिए ही अपॉइंट किया. वी वर appointed to audit, but due to certain circumstances we were unable to continue auditing, we were unable to obtain evidences, but we were unable to obtain SAAE and conclude our रिपोर्टिंग. मतलब हमने पूरी कोशिश की बट सबूत नहीं मिले, कंक्लूजन कुछ ड्रॉ नहीं हुए. सो इट इज बेटर आई कीप माई ओपिनियन रिजर्व्ड. सो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. हेंस वी कीप अवर ओपिनियन रिजर्व. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन को हम लोग रो भी कहते हैं. रो, ROO. आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा. ROO को कहते हैं रिजर्वेशन ऑफ ओपिनियन. ठीक है. So what we try doing is we keep our opinion reserved, क्योंकि हमारे पास evidences ही नहीं. On what basis will I be able to conclude? मेरे पास basis ही नहीं है, hence I keep quiet. Next आता है adverse opinion. Next आता है adverse opinion. अब देखो same situation. हम लोगों ने कॉलिंग करना शुरू किया था, तो मिस्टर ए से बात हो गई, मिस्टर बी से बात हो गई, अमित से बात हुई. मेरे को तो ऐसा धक होने लगा. मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी लड़कों से बात होगी, छोरियों से बात करते हैं. तो मैंने लड़कियों से बात करना स्टार्ट किया. तो किसी एक लड़की का नाम था पूजा. तो मैंने पूजा मैडम को डायल किया. मैंने कहा बेटा पूजा को फ़ोन करके बताओ, बात करते हैं. तो मुझे फ़ोन करके पूजा को लगा करके दिया कि मैडम पूजा से बात हो. पूजा के लिए भी सेम. अरे मैडम, पूजा मैडम अभी वसूली के लिए बाहर गई है. ये हमारी वसूली बहन है, मोहल्ले की वसूली बहन. मैंने कहा क्या? यार ये तो सारे के सारे बच्चे ऐसे. फिर मैंने नाम में, मतलब वो जो लिस्ट आई थी स्टूडेंट लिस्ट, उसमें नेक्स्ट नाम देखा, मुन्ना मोबाइल, पप्पू पेजर, गुरु गुलाब खत्री, RDX. मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है? बच्चे मतलब ना किड्स है, ना मेंस है, ना लेजेंड्स है, ये लोग अल्ट्रा लेजेंड है बॉस. मतलब मिस स्टेटमेंट मटेरियल तो है एज वेल एज परवेजिव है, हर जगह पे फैला हुआ है. नाउ बेस्ड ऑन दैट chronicness of the misstatement, we may conclude that the financial statements are not free from risk of material misstatement. Are not free from risk of material misstatement. Why? It contains, financial statement contains misstatement which are मटेरियल. मैम मटेरियल खाली मटेरियल होता था तो वो अमित जैसे हम लोग उसको बाहर निकाल देते. एक्सेप्ट फॉर अमित बाकी सब सही है. बट यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर कर नहीं सकते. कितने जनों को एक्सेप्ट फॉर करेंगे? एक्सेप्ट फॉर अमित, एक्सेप्ट फॉर पूजा, RDX, गुरुगुला खत्री, मुन्ना मोबाइल, पप्पू पेजर. अरे कितना एक्सेप्ट फॉर करेंगे? उन्होंने अरे नहीं है, सारा का सारा सब खराब है. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन मिस स्टेटमेंट विच आर मटेरियल as well as pervasive, as well as pervasive. now pervasive पे लगाओ तारा एंड नीचे करो डिफाइन pervasive. pervasive is equals to, देखो मटेरियल समझ में आता है. समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स वी अंडरस्टूड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मटेरियल. मटेरियल का मतलब होता है इट इज दैट सिग्निफिकेंट अमाउंट which influences the economic decisions of users. कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यार इससे लोगों को फर्क पड़ेगा. बट परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब में डेफिनेशन में 3 बातें आती हैं. ए, परवेसिव का मतलब होता है इट इज नॉट कन्फाइंड
इट इज नॉट कन्फाइंड. नॉट कन्फाइंड का क्या मतलब होता है, वो सीमित नहीं है एक जगह पे. जैसे अमित वाला मिस स्टेटमेंट, यू रिमेंबर, वो मिस स्टेटमेंट सीमित था टिल अमित, खाली अमित ही ऐसा हड्डी तोड़ने का काम करता था. बट वेन इट केम टू एडवर्स ओपिनियन, अमित, पूजा, मुन्ना, ये सभी लोग ऐसा वाला काम कर रहे हैं. सो इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एरिया. मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से कैसा होगा समझो, if misstatement is just limited to a single particular disclosure या single particular element जिसको मैं बोल सकती हूँ except for dater, else everything is true and fair qualified, but except for dater, creditor, cash, fixed asset, investments, inventory, आप मुझे क्या बोलोगे मैम सभी कुछ तो गलत है. Misstatement is not confined to a particular assertion, it is not confined to a particular item, it is spread over, it is not confined. अगर ऐसा है तो हम लोग कहेंगे द मिसस्टेटमेंट इज परवेसिव. बी, मिसस्टेटमेंट इफ इट इज कन्फाइंड, इफ कन्फाइंड it is very मतलब it is substantial, highly substantial. मैम इसका मतलब क्या होता है, आपने अभी अभी तो बोला इट इज सब्सटैंशियल, तो मटेरियल कहा जाएगा. वेट, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वी हैव टोटल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एज 100 CR. ठीक है, ये है एसेट्स, ये है लायबिलिटीज, टोटल इज 100 CR. इस 100 CR में 70 CR इज इन्वेंट्री. टोटल इज 100 CR असेट्स लायबिलिटीज एंड 70 CR इज इन्वेंट्री. उस इन्वेंट्री, खाली इन्वेंट्री में गड़बड़ी है. अब मुझे बताओ, गड़बड़ी है सिर्फ इन्वेंट्री में, बट इन्वेंट्री अपने आप में 70% है ऑफ द. अब मैं क्या बोलूंगी, दिस इज परवेसिव. भले वो अकेला मिसस्टेटेड है बट वो एक नारी सब पे भारी काइंड ऑफ. हम लोग बोलेंगे कि वेट, भले दैट अमाउंट इज कन्फाइंड, भले दैट मिसस्टेटमेंट इज कन्फाइंड, बट इट इज सब्सटैंशियल. एंड तीसरा, इट बिलोंग्स टू misstatement in disclosures which are fundamental to users understanding. Which are fundamental to users understanding. Any understanding, any disclosures which you feel they are fundamental to users understanding, going concern. For example, write this as an example. ठीक है, not always going concern will be the one. हो सकता है ऐसा कोई disclosures हो which are very fundamental to users understanding, मतलब इसके सिवा लोगों को समझेगा ही नहीं. अगर कंपनी का गोइंग कंसर्न ऑन स्टेक है, कंपनी आपसे बगावत करे, खाली मैडम गोइंग कंसर्न ही स्टेक पे है ना, बाकी सब तो बराबर. मैंने कहा बाकी सब बराबर क्या, गोइंग कंसर्न सही ना होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सारे एरियाज में इम्पैक्ट आने वाला है. सो दैट इज व्हाट, अगर यहाँ पे मिसस्टेटमेंट होगा तो आई विल से बॉस दिस इज परवेसिव इन नेचर. ठीक है, सो इफ द मिसस्टेटमेंट इज परवेसिव, मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, यू ट्राई गिविंग एडवर्स ओपिनियन. इफ इट ऑल इट इज जस्ट मटेरियल नॉट परवेसिव, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो नॉट परवेसिव, मिसस्टेटमेंट इज नॉट परवेसिव, यू क्वालिफाइड द ओपिनियन. क्वालिफाइड का क्या मतलब है, उसको उठा करके साइड कर दो, एक्सेप्ट फॉर दिस बाकी सब सही. सो फर्स्ट वाला एरिया है ओपिनियन वाला एरिया. इज this thing clear, super clear? 700, 705, 700 में unmodified report stating it is true and fair. 700 को जब भी हम लोग deep in detail पढ़ेंगे ना, we will also have to see the individual elements. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, elements of independent auditors report. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि independent auditors report में क्या क्या चीज़ आएगी, टाइटल, addressee, opinion paragraph, basis of opinion, and internally अपन लोग क्या लिखते हैं. I'll make you by heart almost everything. We will also check one practical independent auditors report and then हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो ये deep detail जब भी पढ़ेंगे तभी इसको पढ़ना है. Modified report में these are the 3 modifications which we add and this is the definition of pervasive. So this is the first club. Done? एकदम super.
Can we go move on to the second club? Chao. The second club. That is a matter club. Now this matter is again divided into two parts. SA 701, SA 706. SA 701 is key audit matter. SA 706 is again this is divided into two. Emphasis on matter and other matters. Emphasis on matter and other matter. पहले समझते व्हाट इज KAM, की ऑडिट मैटर. ठीक है, समझो. मैंने इन द प्रीवियस वेरी सीरीज जब हम लोग 200 सीरीज कर रहे थे, आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू मैटर्स which are very important to be communicated to TCWG as per ऐसे 265 and 260. ये दो स्टैंडर्ड पढ़े थे जहाँ पे ऑडिटर डिसाइड्स अपॉन दैट these matters during the course of audit, क्या बोलते हैं, during the course of audit are very important for TCWG to know. And ये same matters में, say for example, I being auditor, I have some important matters to be communicated to TCWG. ठीक है, तो मैंने कुछ मैटर्स को कम्युनिकेट किया TCWG को एज पर 260. ठीक है, अब मैंने सोचा कि यार ये जो मैटर्स मैंने TCWG को कम्युनिकेट किया है ना, उनमें से कोई मैटर्स ऐसे इंपॉर्टेंट है जो मेरे शेयर होल्डर्स को भी समझना जरूरी है. सो KAM मुझे क्या कहता है, वेट, KAM कहता है कि ऑलरेडी एन ऑडिटर कम्युनिकेट्स सम इंपॉर्टेंट मैटर्स टू TCWG. मैंने कहा यस. यू अप्लाई योर प्रोफेशनल जजमेंट. मैंने कहा ओके. You select the communications from the communication made to TCWG. Okay. This matter can be regarded as key audit matter and be stated in your auditor's report as per 701. इसका description आप shareholders को दे सकते हो. So concluding, what are the key audit matters? These are the matters मैटर्स भी नहीं लिखो, सिग्निफिकेंट मैटर्स. क्या लिखना है, क्योंकि देखो एरो गहरे नट्टू गहरे को हम लोग सिलेक्ट करके मैनेजमेंट से शेयर होल्डर्स को नहीं बताएंगे. दीज आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स सिलेक्टेड फ्रॉम वेयर, सिलेक्टेड एज पर ऑडिटर्स professional judgment, auditor's professional judgment from the communication made to TCWG. From the communication made to TCWG. मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से जो शेयर होल्डर्स को जानना जरूरी है, ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स को हम सिलेक्ट करेंगे और TCWG को शेयर होल्डर्स को बता देंगे. ये मैटर्स आर सर्च मैटर्स जिसके लिए हमारा ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड. आवर ओपिनियन विथ रिगार्ड्स टू सर्च मैटर इज मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड. इज अनमॉडिफाइड क्यों, अगर मॉडिफाइड होता तो 705 पिक्चर में आ जाता है ना. Our opinion with regards to such matter is unmodified. मतलब हम लोग ये नहीं कह रहे कि चीजें गलत हैं, हम लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, डिफिकल्टीज इन अप्लाइंग प्रोसीजर्स, यहाँ पे एस्टिमेशंस में ऐसे चीजें सही है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वी फेस्ड ऑल दिस थिंग्स. जरा ध्यान दो. So how will we be able to determine such matters? We can determine such matters based on three things. डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर्स. मैंने कहा अभी देखो आपने तो अपना पल्ला झाड़ दिया सिग्निफिकेंट मैटर,
मैंने कहा क्या सिग्निफिकेंट मैटर, मेरे लिए तो हर कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ इग्नोर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि वेट, आप इतने भावुक मत हो। मैंने कहा तो हाउ विल वी बी एबल टू डिसाइड डिटरमाइन दीज मैटर्स, हाउ विल वी बी एबल टू डिटरमाइन कि दिस मैटर इज अ की और मैटर। तो उन्होंने मुझे 3 पैरामीटर्स दिए। बोलता है इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट you come across a situation or the areas which is assessed to be risky, जहाँ पे risk of material misstatement high है, wherein you are assessing that in this particular area there is high risk as per SA 315. ओके, मैंने कहा ठीक है, मतलब कोई ऐसा मैटर जो रिस्की था बट मैंने प्रोसीजर्स अप्लाई कर दिया, तो अब मुझे एविडेंसेस तो मिली है, बट ध्यान दो शेयर होल्डर, ये रिस्की मैटर था, मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ पे ऑडिट किया है। यू अंडरस्टैंड द फीलिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अप अ शील्ड अराउंड कि देख भाई शेयर होल्डर्स, आई नो दिस इज अ रिस्की एरिया, आई अप्लाइड माई प्रोसीजर्स, आई हैव ऑब्टेन्ड एविडेंसेस, आई एम नॉट ट्राइंग टू मॉडिफाई माई रिपोर्ट, चीज़ें सही है बट ध्यान देना ये रिस्की था। दूसरा, एरियाज विच इन्वॉल्व, रुको ऐसा वाला नंबर मत डालो, ऐसा लिखो, क्योंकि हम लोगों ने इसको रोमन नंबर दिया है, तो यहाँ पे आप न्यूमेरिक नंबर डाल दीजिए। या सो एरियाज विच इन्वॉल्व्स हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, देखिए देखो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं अनसर्टेनिटीज जिसमें यू कैन नॉट हैव योर कॉन्क्रीट डिसीजन योर ओपिनियन। मैंने कहा क्यों, बोलते क्योंकि इट इन्वॉल्व्स हाई डिपेंडेंसी ऑफ द फ्यूचर इवेंट। तो आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही है, जैसे ग्रेचुटी का प्रोविजन हो गया, आरडीडी का प्रोविजन हो गया, कंटिजेंसीज हो गया, तो ये सारी चीज़, केस लिटिगेशन का आउटकम हो गया, ये सारी चीज़ मुझे लग रहा है आज की तारीख पे सही है, बट इट इन्वॉल्व्स हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर में चीज़ें गलत हो सकती है। मैं आज ही से आपको बता करके रखती हूँ कि यार यहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें सही है, बट आप जरा ध्यान दो, आगे जाकर कुछ गलत हो तो मुझे मत बोलना। तीसरा पॉइंट, अदर्स, ये एक्सेट्रा है हमारे ऑडिट का, अदर सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन। मैम इसके कोई एग्जांपल्स है? हाँ है, तो जब भी हम लोग डिटेल में स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे ना, तभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या सिग्निफिकेंट और मैटर्स हो सकते हैं, हाउ डू वी नीड टू प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, अगर इन्फॉर्मेशन अगर KAM के हिसाब से लिखें तो रिपोर्ट में कैसा लिखेंगे, व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ दिस पैराग्राफ, ये पूरा डिटेल में जब भी स्टैंडर्ड करेंगे तब करेंगे। फिलहाल के लिए ओवरव्यू क्लियर है। अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स और transaction, assessed risky, estimation uncertainty, significant matters or transactions। अब आता है नेक्स्ट, एम्फोसिस ऑन मैटर एंड अदर मैटर। यहाँ पे ये KM वाला मैटर था, अब आता है ये एम्फोसिस ऑन मैटर एंड अदर मैटर। सो इन मैटर्स का सबसे मेजर इंटेंशन सिर्फ इतना है दैट वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ अटेंशन। ये क्या चीज़ है समझो, KAM में जो मैटर्स थे दीज वर फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, OM में जो मैटर्स है दीज आर नॉट फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। वी आर नॉट ट्राइंग टू कीप अ शील्ड अक्रॉस कि मैंने ये एरिया चेक किया, ये वैसा किया, ये ऐसा किया, बट यहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे ऑलरेडी है फाइनेंशियल्स में जिसके लिए हम आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं। कई बार आपने रेलवे स्टेशन पे ना ये अनाउंसमेंट सुनी होगी कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सो 706 इज एक्चुअली may I have your attention. So this is just in order to draw attention. But मैम ये attention किस चीज़ के लिए? You just recall that railway का announcement that may I have your attention please. The train arriving on platform number 2 will be now arriving on platform number 7, 4, whatever. So the things are not incorrect. Train आ रही है, ऐसा नहीं है ट्रेन नहीं आ रही है, ट्रेन इज गोइंग टू अराइव, बट पहले हमने बोला था कि इट विल बी अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2, नाउ इट इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4. So I'm just trying to draw your attention to this particular event. Am I trying to say the train is cancelled? No. So here
Same thing applies. Our opinion in this matters, in regards of this matter, is not modified. Our opinion in this regard is modified, unmodified, unmodified. हम लोग ये नहीं कह रहे गलत है, हम लोग सिर्फ ध्यान एकत्रित करना चाहते हैं कि जरा देख लेना, इज अनमोडिफाइड. अब आते हैं मैम तो ये अलग अलग क्यों? वाई टू? इफ एट ऑल वी वांट टू ड्रॉ अटेंशन, ड्रॉइंग अटेंशन के लिए एक पैराग्राफ ऐड कर सकते थे. नहीं, ये दोनों के लिए चेंजेस क्या है समझो. एम्फोसिस ऑन मैटर is for the matters which are fundamental to users understanding. It is fundamental to users understanding. Fundamental का मतलब ये होता है कि it is that important जिसके बिना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो यूजर्स है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरप्रेट नहीं होगा, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरप्रेट नहीं होगा. इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, इज दैट रेलिवेंट कि जिसके बिना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो इट इज़ फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग. अदर मैटर्स के लिए दीज आर द मैटर्स रेलिवेंट फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग. ये जान लोगे तो अच्छा है. रेलिवेंट फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग. इसके बिना समझ में को नहीं आना, और इसके बिना समझ में तो आएगा, बट ये जान लोगे तो ज्यादा बेहतर. एग्जाम्पल्स दूंगी मैं आपको. अंडरस्टैंड. ऑल्सो देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट here. This matter, emphasis on matter which you are trying to emphasize. देखो emphasize का मतलब क्या होता है? Emphasize का मतलब होता है you are just trying to bold, italic, underline. कुछ ऐसा ऑडिट में वर्ड आता है तो I just try to highlight it. मतलब कहीं ना कहीं ये मैटर लिखा हुआ है, मैं सिर्फ उसको हाईलाइट कर रही हूँ. So this matter is a highlight matter. हाईलाइट. मैम हाईलाइट का क्या मतलब होता है? मीन्स दीज मैटर्स हैज अ डायरेक्ट क्रॉस रेफरेंस to the matter stated in the financial statements. Understand? See, for example, the company is having some cases running. ठीक है, ये कंपनी है, कंपनी का कोई केस चल रहा है. कंपनी ने अपने नोट्स में लिख करके रखा है कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये फलाना फलाना ईयर का ऐसा ऐसा केस चल रहा है. अब मैं क्या करूँगी, मैं इन माई ऑडिटर्स रिपोर्ट आई ट्राई टू एम्फसाइज दिस पॉइंट स्टेटिंग कि आई सीक योर अटेंशन टू नोट नंबर 2 where the company has stated that there is some kind of litigations, blah blah blah, case pending litigations are under assessment. The income tax and for the year so and so are under assessment. So here what am I trying to do? मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ जो फाइनेंशियल्स में लिखा हुआ है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एम्फसाइज दैट मैटर ऑन. इसको हम बोलते हैं हाईलाइट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. सो इट हैज अ डायरेक्ट क्रॉस रेफरेंसेस. ईओएम हमेशा उस मैटर पे आएगा जो फाइनेंशियल्स में लिखा है, either in the form of schedules, either in the form of notes, disclosures, P&L item, line item, face of the balance sheet में कुछ item लिखा हुआ है, whatever the case is, the statements, the matters is already there present in the financial statements of the company. So that is where हमारा statement क्या होता है? I draw your attention to note number 2, note number 7, note number 11, या फिर to schedule 3, to the face of the balance sheet, blah 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 blah. ठीक है, that is a direct cross references. इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ. रिमेंबर मैंने आपको 210 की केस में आई टोल्ड यू, इसका फर्स्ट एग्जांपल, दैट इफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आर नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, आस्क द मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज एंड यू ऑल्सो ट्राई एम्फसाइजिंग.
वाई एम आई ट्राइंग टू एम्फोसाइज, क्योंकि मैनेजमेंट ने इसको नोट्स में लिखा होगा कि द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आर नॉट एक्सेप्टेबल, but for the fact it is given under laws and regulation, we are preparing the financial statements as per so and so falana falana financial reporting framework. How will I mention this? We draw your attention to note number 1, where the company has stated the financial reporting framework are not acceptable. समझा? So this was example of ऐसे 210 जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ करके आए. यहाँ पे the matters don't have the direct cross references. Matters don't have the direct क्रॉस रेफरेंस. मतलब ये ऐसा मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखा. मैम एग्जांपल अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, यू रिमेंबर जॉइंट ऑडिटर्स, इफ इट ऑल देयर आर डिसेंटिंग जॉइंट ऑडिटर्स, दो अलग जॉइंट ऑडिटर्स है, मतलब ये ऐसे जॉइंट ऑडिटर्स है जिन लोगों ने काम किया है एंड इनका ओपिनियन अलग अलग है. तो व्हाट डिड आई से, अगर मिस्टर ए बीइंग जॉइंट ऑडिटर्स इनका ओपिनियन अलग है, मिस्टर बी बीइंग द जॉइंट ऑडिटर इनका ओपिनियन अलग है, ये दोनों सेपरेट ऑडिटर्स रिपोर्ट दे सकते हैं. अब मुझे बताओ, ये जो दो सेपरेट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ये क्या कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखेगा हमारे पास दो जॉइंट ऑडिटर्स है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इन दोनों ने अलग अलग ओपिनियन दिया है, ऐसा लिखेगा वो? नहीं. So here the company will not have this matter stated in their notes. So मैं कैसा emphasize करूँ? I draw your attention to nowhere, क्योंकि ये matter financial statements में नहीं है. But I told you, you need to give references. क्यों references देना है? Because joint auditors के लिए जो users joint auditor report पढ़ रहा है, उसके लिए जानना जरूरी है, relevant है. रेलिवेंट है कि सेपरेट ऑडिटर्स रिपोर्ट ने एक ओपिनियन दिया. सो हियर वी डोंट हैव डायरेक्ट क्रॉस रेफरेंसेस एज पर जॉइंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. अगर ऑडिटर ने सेपरेट ओपिनियन दिया है, सेपरेट ओपिनियन दिया है, तो यहाँ पे भी पुट द क्रॉस रेफरेंस and this was dealt as per SA 299. SA 299. So there you understand the matters wala thing. So the second club talks about matters. So पहला club क्या था? पहला club was talking about opinion. Here the second club talks about matters. The third club talks about information. Talks about information, and this is again divided into two. SA 710, SA 720. 710 is comparative information, and this is other information. Yeah, so comparative information again is then divided into two parts. This is in the two framework. ये है क्या समझो, corresponding figures and comparative financial statements. Now very beautiful concept, बहुत ही अच्छा concept है. इसमें ना करस्पॉन्डिंग फिगर्स वाला जो लॉ है, ये हम लोगों ने इंडिया में देख रखा है. अब ये क्या है, फिलहाल के लिए 720 को मिस आउट करते हैं, इसको होल्ड पे जाने देते हैं, 710 पे फोकस करते हैं. ओके क्या? सो 710 टॉक्स अबाउट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. एज इन समझो, जब भी आप बैलेंस शीट पीएनएल देखो कोई भी कंपनी का, आपको वो दो कॉलमनार में मिलेगा. व्हाट इज टू कॉलमनार?
current year column and previous year column, right? So whenever there is the financial statements which already presents the data for current year and previous year particulars, current year and previous year, here we are talking about comparative information. So this kind of information wherein we have more than 1 year ka data in the financial statements is known as comparative information. Now this comparative information can be presented in two kinds of framework. मतलब दो framework के हिसाब से ये comparative information हम present कर सकते हैं. पहला framework है corresponding figures, wherein जो भी property plants and equipments है, जो भी inventory है, investments है, ये सब कुछ हम लोग दो columnar में लिखेंगे. But जो notes to accounts है ना, notes to accounts, ये सिर्फ और सिर्फ single year का होगा. So here only the numbers, only the figures of P&L, balance sheet, cash flows are in two columns. This kind of framework is known as corresponding figures. Now when the financial statements are presented on the basis of comparative information, corresponding figures, the auditor expresses opinion only on the current data, only on the current year. ठीक है. सो यहाँ पे होगा क्या, जो ये ईयर है ना, करंट ईयर, हमारा जो ओपिनियन जाता है वो ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ इस करंट ईयर पे जाएगा. प्रीवियस ईयर पे ओपिनियन नहीं देते. मैम हैड इट बीन द केस प्रीवियस ईयर में मिस स्टेटमेंट है तो क्या करेंगे? मैम हैड इट बीन द केस प्रीवियस ईयर का मिस स्टेटमेंट करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो क्या करेंगे? ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि इन केस द एंगेजमेंट इज इनिशियल एंगेजमेंट और द रेकरिंग एंगेजमेंट. इनिशियल एंगेजमेंट का मतलब होता है रेकरिंग. इनिशियल एंगेजमेंट का मतलब होता है पिछले साल आपने ऑडिट नहीं किया था. रेकरिंग ऑडिट का मतलब होता है पिछले साल एज वेल एज करंट ईयर यू आर ऑडिटिंग. सो यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट में मीनिंग लिख करके रख दो. इनिशियल एंगेजमेंट का मतलब होता है न्यू ऑडिटर फॉर द करंट ईयर. रेकरिंग ऑडिटर का मतलब होता है सेम ऑडिटर फॉर प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट. अब इन दोनों सिचुएशन में हम किस हिसाब से रिपोर्टिंग करेंगे फॉर द करस्पॉन्डिंग फिगर्स व्हेन आवर ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ओनली ऑन करंट ईयर. ये क्या स्थिति होगा ये मैं आपको स्टैंडर्ड में जाकर के पढ़ूंगी. सो यहाँ पे 710 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर. इसको प्रेजेंट करने के दो फॉर्म्स हैं. पहला फॉर्म है करस्पॉन्डिंग फिगर्स, जहाँ पे सिर्फ हम लोग नंबर्स करंट ईयर प्रीवियस ईयर का देते हैं, ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर पे ओपिनियन देता है. दूसरा आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मींस व्हाट? हियर entire set of financial statements is for more than 1 year. So एक minute, entire set means what? The figures as well as data, figures as well as notes. Yes, figures as well as notes are for more than 1 year. ठीक है. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. Entire set of financial statements is for more than 1 year and auditor expresses opinion on whole set. होल सेट का मतलब क्या होता है? एक सेट ही उसकी पहचान है. एक सेट में एक से ज्यादा ईयर का डेटा है, हाँ, बट उसको माना जाएगा एक सेट ही. तो वहां पे हम लोग ईयरली ओपिनियन नहीं देते कि प्रीवियस ईयर का ऐसा, करंट ईयर का ऐसा. नहीं, एंटायर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इज प्रेजेंटेड इज ट्रू एंड फेयर. क्या बोलेंगे?
entire set of financial statements which is presented is true and fair. इतना क्लियर? तो एक मिनट मैम, इंडिया में ऐसा फॉलो होता है क्या? नहीं. इसके लिए ये समझने में थोड़ा सा आपके लिए एडिशनल इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि इंडिया में हम लोग इसको फॉलो नहीं करते. इंडिया में आपने जितने भी फाइनेंशियल्स देखे होंगे, आर्टिकलशिप में ऑडिट किया होगा, या फंडामेंटल एनालिसिस करके अगर आप शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, तो प्रैक्टिकली आज की तारीख में भी हर लिस्टेड कंपनी, हर अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, एनी कंपनी इन इंडिया प्रिपेयर्स देयर फाइनेंशियल्स एज पर दिस फ्रेमवर्क, दैट इज करस्पॉन्डिंग फिगर्स, जहाँ पे हम लोग 2 कॉलमनार में प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डेटा लिखते हैं, बट ऑडिटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर पे ओपिनियन देता है. हियर ऑल्सो जैसे यहाँ पे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट और रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट किया था, इन द सिमिलर मैनर for comparative financial statements also we have 2 criteria in case the engagement is a first ever engagement for you, या फिर in case the engagement is recurring audit for you. recurring audit for you. ठीक है. सो मैम तो क्या होगा, किस हिसाब से रिपोर्टिंग करेंगे, ये सब कुछ डीप इन डिटेल में हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ते समय करेंगे. न्यू ऑडिटर, सेम ऑडिटर फॉर प्रीवियस एज वेल एज करंट. ठीक है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पढ़ते समय करेंगे. तो यूजुअली 710 का फ्रेमवर्क कैसा दिखता है कि टॉक्स अबाउट कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन. 2 अलग अलग साल का डेटा है, मतलब ये है 2022-23 का डेटा, तो ये है 21-22 का डेटा. 2 अलग अलग साल का डेटा एक ही सेट में देना, दैट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैम फिगर्स एज वेल एज नोट्स, यस, पूरा सेट फॉर मोर देन 1 ईयर इज नोन एज is known as comparative financial statements. अभी comparative financial statements में भी 2 चीजें आती हैं, initial audit engagement, recurring audit engagement. So that is this. Overview clear है? धुंधला धुंधला से समझ में आ रहा है? This is something which is very important. इसके ऊपर काफी बार intermediate पे questions आ चुका है, finals पे भी this is that area which is very important. Next is other information. What is other information? Wait, let me just make you all understand the meaning of other information. Other information का मतलब होता है information contained in the document, containing financial statements. So information which is contained in the documents containing the financial statements. मैम मतलब समझा दो. Guys, have you ever seen annual returns of the company? कोई भी annual returns देख लो. अभी annual returns, इसमें क्या क्या चीज़ होगा, annual statements जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होगा. हमारे कंपनी का बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट होगा, एज वेल एज लिस्टेड कंपनी के केस में आपने ये देखा होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर रिपोर्ट होगा, बोर्ड्स रिपोर्ट होगा. अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग करना है तो वो सेगमेंट रिपोर्ट्स के ऊपर कंटेंट होगा. आपका इंडस्ट्री का अभी करंट सिनेरियो, मार्केट सिनेरियो, आउटलुक, मार्केट रिस्क, एक्सपेंशन, ये सारी ही चीज एक ऐसे बुकलेट जैसी चीज में आती है. आपने यूजुअली देखा होगा कि 200-300 पेजेस का इसका एनुअल रिपोर्ट्स रहता है. एंड दिस एनुअल रिपोर्ट कंटेन reports contain the financials as well as independent. But ये एनुअल रिपोर्ट्स में ये सारी चीजें भी तो है. कई बार आपको ऐसे पाई चार्ट दिखते हैं कि हमारा सेगमेंट वाइज सेल्स कितना है, हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल्स कितना है, हमारा एचओडी का क्या कहना है, हमारा एक्सपेंशन किस हिसाब से होना है वगैरह. ठीक है. अब ये जो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट जो डॉक्यूमेंट में है, उस डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें हैं. तो अब हमारे जो मासूम से शेयर होल्डर्स है ना, ये शेयर होल्डर सोच लेंगे कि अच्छा ऑडिटर ने ऐसा रिपोर्ट दिया है कि द थिंग्स आर ट्रू एंड फेयर. अब वो सोच लेगा कि ऑडिटर ने ये वाले इंफॉर्मेशन को भी मैच किया होगा. जबकि हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं वी एक्सप्रेस ओपिनियन ओनली ऑन ओपिनियन ओनली ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
तो ये तो हमारा जिम्मेदारी था ही नहीं, बट ये हमारे जो शेयर होल्डर्स है ना, उनके लिए ऐसे 720 इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बोलता है कि मैम आपको ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दूंगी। अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ये इन्फॉर्मेशन विच इज कंटेन इन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज योर रोल? Role of the auditor is to check the consistency between the information which is stated in the financial statements and the information which are stated in this other information. So consistency between other information and the information stated in the financial statements. Check the consistency between information stated in financial statements and other information. अब यहाँ पे भी guys there are two things. अभी 710 को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसको थोड़ा सा चार्ट में बड़ा कर देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 विच यू कैन अंडरस्टैंड, ये जो अदर इंफॉर्मेशन है ना, ये जो एनुअल रिपोर्ट्स है या फिर ये जो एनुअल रिटर्न्स है, ये एनुअल रिपोर्ट्स आर नॉट ऑलवेज प्रिपेयर्ड बिफोर यू गिव योर ऑडिट रिपोर्ट। सो हो सकता है केस नंबर 1, द ऑडिटर हैज रिसीव्ड द information which information? Other information before issuance of report, before issuance of ऑडिट रिपोर्ट। या ऐसा भी हो सकता है आपने आपको ऑडिट रिपोर्ट दे दिया बेस्ड ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद कंपनी ने, क्योंकि कंपनी का क्या काम होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटर ने दे दिया, अब वो लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है जैसे कि बोर्ड रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, सेगमेंट रिपोर्ट, उनको जोन वाइज रिपोर्ट देनी है, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिलेट करनी है, तो वो सारा संग्रह करके वो लोग असेंबल करेंगे एनुअल रिपोर्ट्स, फिर रिलीज करेंगे, है ना। सो हो सकता है यू हैव ऑलरेडी इशूड योर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड पोस्ट दैट यू कम टू नो कि अदर इन्फॉर्मेशन में ऐसा ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे यू आर रिसीविंग अदर इन्फॉर्मेशन आफ्टर issuance of independent auditors report। सो यहाँ पे भी आपके पास दो सिनेरियो है, जैसे यहाँ पे थे करस्पॉन्डिंग फिगर्स कंपैरेटिव, यहाँ पे भी इफ इट ऑल द अदर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड प्रायर और द अदर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड आफ्टर। सो यहाँ पे और दो चीज आगे आएगी, अभी मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही। व्हेन वील गो डीप इन डिटेल इनटू 720 आई विल मेक यू अंडरस्टैंड देयर आर टू मोर थिंग्स आउट ओवर हियर। क्या बात कर रही हूँ मैम, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म हो गया है। दिस इज द लास्ट बाइफर्केशन हियर। सो whenever you speak to the management, तो management agrees to make the changes कि हाँ यार there are inconsistencies between the information। P&L में सेल्स दिखा रहा है 1500 करोड़, बट सेगमेंट वाइज अगर मैं प्लस करने जाऊं जो इन्फॉर्मेशन का सेल्स का, तो सेगमेंट वाइज जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज शोइंग 1600 crores, so there is inconsistency। So management, if at all they are agreeing to change, to rectify this, तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट डिसएग्री, मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं 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 जो जैसा है वैसे ही रहेगा, इनकंसिस्टेंसी हाँ है तो मैं क्या करूँ, डिसएग्री तो क्या, ठीक है। सो मैनेजमेंट अग्री है तो क्या करेंगे, डिसएग्री है तो क्या करेंगे, सेम थिंग अप्लाइज। बाद में इंफॉर्मेशन मिला है, मैनेजमेंट अग्रीज तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट डिसएग्रीज तो क्या करेंगे। ये आएगा आपका प्रोसीजरल पार्ट, जो हम लोग डीप डिटेल जब भी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब करेंगे। गेटिंग इट? श्योर अंडरस्टैंडिंग सुपर क्लियर है? जस्ट हैव अ लुक एट दिस एंड एकदम अच्छे से कॉपी डाउन करिएगा। सो दिस इज अ टोटल ओवरव्यू of SS 700 series. As I told you, there are 6 standards in this SS 700 series.
ऐसे 700, 705, फिर 701, 706, फिर 710, 720. सो ऐसे 6 स्टैंडर्ड्स है 700 की सीरीज में. एंड दिस इज द ओवरव्यू ऑफ ऐसे 700 सीरीज. अब हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं ऑफ ऐसे 700. यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन. एज आई टोल्ड यू कि जो स्टैंडर्ड है उसमें ये चीज पढ़नी है, एलिमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स. तो चलिए शुरू करें. लेट मी इंट्रोड्यूस ऐसे 700 टू वन नोट एंड फिर शुरू करें.